नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कामिल एसएसटी क्लासेस में। मोहम्मद कामिल एसएसटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th का हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ये आपका चैप्टर है, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले आपकी एक रिक्वेस्ट है हमसे बच्चों, हम आपको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें यही नहीं समझने में आ रहा आपको समझने में आ रहा है या नहीं। अगर आपको समझने में आता है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, जैसे हमें ये पता चले कि हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। छुट्टियों के दिनों में भी हम इतनी घर पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमें अप्रिशिएट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचता है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में आपको 8th क्लास में बहुत सारी क्रांतियों के बारे में बताया। आप सबसे पहले ये बुक ले लीजिए अपने हाथ में और चैप्टर फर्स्ट निकाल लीजिए 9th क्लास में, वॉल्यूम फर्स्ट में। तो अब हम पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड से देखते हैं, उसके बारे में ही हम आपको बता पाएंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या है। देखिए, बहुत सारी क्रांति आपने 8th क्लास के लास्ट चैप्टर्स में जो पढ़े थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट्स है। हमारे विश्व में कई बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियां घटित हुई हैं। उन्हीं क्रांतियों में एक है आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैनी रिवॉल्यूशन अकर्ड इन एंशिएंट वर्ल्ड, जिनमें हमने आपको एक बताई थी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। आपका ब्रिटेन का जो रक्तहीन क्रांति थी उसके बारे में हमने आपको बताया था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने बताया था। और आज हम आपको बताते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज दिस इंसिडेंट अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। पूरे संसार को इस क्रांति ने प्रभावित किया था और इस क्रांति की तर्ज पर विश्व के अनेक देशों में भी कई क्रांतियां घटित हुई। तो ये अपने आप में एक फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण घटना है विश्व इतिहास की, क्योंकि इस क्रांति के जरिए बहुत सारी चीज़ें विश्व के दूसरे देशों में मिली। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि इस क्रांति की कौन सी वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो विश्व को इस क्रांति में दी हैं, या अन्य देशों में किस तरीके से वो सारी चीज़ें ली गई जिससे अन्य देशों में क्रांति घटित हुई। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, बुक्स में आपका बुक्स में टॉपिक स्टार्ट होता है, हम आपको इसकी समरी बताते हैं। 14 जुलाई 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन 1789 और 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई। कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, ऑन विच डेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति घटित हुई। क्या हुआ इस दिन, किस प्रकार से जो है इस क्रांति की सूत्रधार हुआ, तो आपको इसमें बुक में मिल जाएगा। लगभग जो है 7000 मैन एंड वुमेन एक जगह पे जाकर के गैदर्ड हो जाते हैं, और उस जेल का नाम अभी आपको मिल जाएगा, जो बास्टील नाम से जो जेल थी। हालांकि वहां पर बहुत सारे कैदियों को रखा जाता था, तो लोगों की अफवाह थी, तो वो सारे जो 7000 लोग थे वो वहां पर जाकर के इकट्ठे होते हैं और उस जेल को तोड़ देते हैं। जो वो एक किला था, इसमें आपका पूरा मिल जाएगा पढ़ाया हुआ पूरा सारा कुछ। और उस जो है जो वर्साइल्स का जो महल था वहां पर इकट्ठे होते हैं और उस जेल को तोड़ करके वहां से बहुत सारे कैदियों को रिहा कर देते। लेकिन जब वो कैदी रिहा होते तो पता चलता उसमें कैदी तो ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 7 कैदी थे। लेकिन चूंकि वहां पर जो महल था वो राजा और अधिकारियों का महल था, जिसके कारण उन्हें ये लगता था कि ये गुलामी का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने उस महल को तोड़ दिया, उसके सामानों को बिक्री के लिए मार्केट में छोड़ दिया। तो उन्होंने उस महल को तोड़ा। तो ये जो इतिहास की जो घटना है विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती, बास्टील जेल का पतन, जेल ऑफ बास्टील। इस तरीके इस क्रांति का सूत्रधार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस क्रांति की जो भूमिका थी वो पहले से ही लोग बहुत परेशान थे। अब बात आती है क्या प्रॉब्लम्स थी, जो हम अभी आपको आगे बताएंगे। प्रॉब्लम्स क्या थी? अब फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुईस 16 था। तो उसका जो शासन था वो मिसमैनेजमेंट था। मिसमैनेजमेंट शासन होने के कारण फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई, क्योंकि उससे पहले के जो शासक हुए लुई 14 और लुई 15, उन्होंने भी जनता का खजाना काफी हद तक खाली कर दिया और टैक्स बढ़ाते रहे, जिसके कारण ये क्रांति घटित हुई। तो आज हम सबसे पहले इस टॉपिक पर विचार करेंगे, काउजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? देखिए, कोई भी क्रांति होती है बच्चों, विश्व में जब भी कोई क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ हो, चाहे वो अमेरिकन की रिवॉल्यूशन हुई हो, कहीं भी रिवॉल्यूशन हुई हो, सारी रिवॉल्यूशन के एक अपने अपने निजी कारण होते हैं। एक कारण तो होता नहीं है, कुछ सोशल काउजेज होते हैं, कुछ इकोनॉमिक काउजेज होते हैं, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, कुछ इमीडिएट काउजेज होते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ काउजेज विच टुक विच रिजल्टेड अ रिवॉल्यूशन। बहुत सारे कारणों का परिणाम ही होता है किसी देश में क्रांति का घटित हो जाना, क्योंकि किसी एक कारण से कोई इतना बड़ा विद्रोह नहीं हो सकता है। तो उन्हीं कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या था उन कारणों में? तो सबसे पहले क्या था, एंशिएंट निजाम एंड इट्स क्राइसिस। आपका जो टॉपिक दिया गया है, तो इसका आपको पता है जो किसान वगैरह कार्य करते थे उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखते हैं, जो कारण था उनमें से हम आपको ये आगे उसमें मिल जाएगा। चलिए हम उसे बाद में देखते हैं, सोशल कारण। तो वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, लुईस 16 जब गद्दी पर बैठा, यानी 1774, कब बैठा था? 1774, 1774 में जो लुईस 16 था वो 1774 में आपकी गद्दी पर बैठा था। तो जब वह गद्दी पर बैठा था तो उसने क्या था, खजाना खाली था उस समय, जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरीके से एम्प्टी थी और उस समय वो गद्दी पर बैठा। इसके अलावा क्या हुआ, बहुत सारे युद्धों में फ्रांस लगा रहा। 7 साल का जो युद्ध हुआ था, 7 ईयर वॉर्स के नाम से जाना जाता, 1756 से 1763 तक। इस युद्ध में अमेरिका ने लुईस 16 के ये तमाम जो इसमें खर्चा हुआ, एंड फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। इसके अलावा फ्रांस ने अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, जो उपनिवेश थे, उनकी मदद की थी। इसलिए क्या हुआ, इन युद्ध की वजह से भी खजाना खाली होता रहा। तो ये सारे बहुत सारे कारण थे। तो जिसके कारण, तो इसमें क्या था, लगभग 2 बिलियन जो लाइवर्स थे वो उस पर जो है कर्जा हो चुका था और इसके बाद कर्जा बढ़ जाता। तो ये कारण कौन सा आ जाता है? एक तो युद्ध संबंधी कारण यानी वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इसमें आ जाता है आपका इकोनॉमिक काउजेज। एक तो वॉर्स थे आपके, वॉर्स एंड इकोनॉमिक काउजेज। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, यानी ज़्यादा मात्रा में युद्ध लड़े गए। ज़्यादा मात्रा में युद्ध लड़ने से क्या हुआ, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई। ऐसी स्थिति में लुईस 16 1774 में वहाँ का राजा बनता है। तो खजाना पहले से खाली था क्योंकि युद्ध वगैरह और आर्थिक स्थितियाँ खराब थी। तो जब खजाना खाली था तो इसका भार किस पे पड़ा? इस खजाना को भरने का भार किस पे आ पड़ा? जनता पर आ पड़ा। जनता के आने के साथ क्या हुआ, जनता के लिए टैक्स बढ़ा दिए गए। तो ये आर्थिक प्रॉब्लम हो गई, जहां पर जनता पहले से टैक्स के बाहर से करा रही थी। अगर ऐसी कंडीशन में बहुत सारे प्रकार के टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे तो जनता को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या है? दूसरा टॉपिक में इसमें एक्सेशन ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्स बढ़ा दिए, क्या किया गया उसने। अब जो टैक्स बढ़ाने की जो सिस्टम था, आप इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे आपको, जो एस्टेट जनरल थी। एस्टेट जनरल क्या थी? एस्टेट जनरल थी फ्रांस की जो असेंबली थी, उसे एस्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था। एस्टेट जनरल थी, तो उसमें जो है पूरे जो प्रतिनिधि थे वो सब इकट्ठे होते थे। तो राजा ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, इससे पहले लगभग 174 ईयर्स है वो, यानी लगभग 170-75 सालों से पहले एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी टैक्स बढ़ाने के लिए। तो ऐसे समय में अब वहां पर राजा ने दोबारा से एस्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली जिससे वो टैक्स को बढ़ा सके। तो लोगों का गुस्सा इस बात पे फूट चुका, क्योंकि लोगों को पहले से इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहां पर फसलें सही नहीं हुई थी, भुखमरी पहले से फैली हुई थी। ऐसी कंडीशन में राजा ने टैक्स बढ़ाने का निर्णय और ले लिया। अब दूसरा देखिए, एक और इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक में निकल के आता है, जो एस्टेट जनरल की मीटिंग थी, टैक्स तो बढ़ा ही दिया गया। अब बात आती है वहां पर टैक्स का दर्जा। टैक्स देता कौन था फ्रांस में? तो वहां पर सारे लोग टैक्स नहीं देते थे, कुछ परसेंट जो पॉपुलेशन थी वही टैक्स देते थे। हम अगले टॉपिक में बताएंगे, जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बताएंगे। तो जो वहां पर जो एक टैक्स, तो जो लास्ट वर्ग था, सबसे निचले वर्ग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, वही टैक्स पे किया करते थे। राजा, राजा के मंत्री और पादरी ये टैक्स नहीं दिया करते थे। तो सारे जो टैक्स का भार था वो गरीब लोगों पर आ पड़ा, और गरीब लोग पहले से आपदा में प्रॉब्लम में थे। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा राजा के प्रति फूट गया, क्योंकि एस्टेट जनरल की मीटिंग इससे पहले नहीं बुलाई गई थी। तो आपका ये कारण हो गया। तो एस्टेट, इसी में एक प्रकार का टैक्स और लगता था, जैसे बोलते थे टैक्स बोला जाता था। किस नाम से जाना जाता था?
टाइथ के नाम से जाना जाता था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। टाइथ टैक्स जाना जाता है। ये टाइथ क्या था? ये टाइथ था बच्चों, ये एक धार्मिक कर था, रिलीजियस टैक्स था। टाइथ इज रिलीजियस टैक्स विच टुक अपॉन द पुअर फार्मर्स ऑन 1/10 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जो टोटल प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 यानी 1/10वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। इस टैक्स को जो है वहाँ के जो चर्च होते थे वो वसूलते थे। चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला जो टैक्स है उसे टाइथ के नाम से जाना जाता है, जो टोटल इनकम का आपका 1/10% लिया जाता है, 10% पूरा टैक्स लगता था। तो ये एक धार्मिक कर हो गया, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वन वर्ड में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया। अब था सोशल काउजेज। सोशल काउजेज में क्या आते हैं? ये इसी रिवॉल्यूशन का दूसरा, ये तो आप ये हो गया, ये हो गया। सोशल काउजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री एस्टेट। उस समय जो फ्रांस की सोसाइटी वो कितने स्टेट में बटी हुई थी? 3 एस्टेट में बटी हुई थी। टोटल यहाँ पर आपका फर्स्ट एस्टेट, पूरा फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये बहुत बड़ा इस क्रांति का कारण था। अगर इस तरीके शायद नहीं होती तो हम ये कह सकते थे कि फ्रांस की क्रांति नहीं होती। अब हम इसमें देखते हैं ये क्या था एस्टेट। ये समाज का एक वर्ग का प्रतिनिधित्व था। फर्स्ट एस्टेट बिलोंग टू द जो क्या नाम, चर्च के जो पादरी वगैरह थे वो सारे। तो फर्स्ट स्टेज में जो सारे आ गए। सेकंड में कितने थे? जो राजा के मिनिस्टर वगैरह जो अधिकारी थे, जो जमींदार वगैरह थे, वो उसमें आ जाते। थर्ड में कौन आते थे? जो गरीब पूर के लिए, तो ये सारे लोग आ जाते, पुअर पर्सन। अब ये जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, ये जो दोनों स्टेट थे, यानी राजा, पादरी, राजा के कर्मचारी, राजा के रिश्तेदार, ये लोग जो थे टैक्स से फ्री थे। ये किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करते थे। और जो बेचारे जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, गरीब लोग थे, ये जो है टैक्स पे करते थे ओनली। तो अब सोचिए, जिस समाज में 3 वर्गों में समाज, यानी फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, उन 3 वर्गों में सिर्फ जो है थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे किया करते थे। ये सबसे बड़ा कारण था, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें इस तरीके से देखा जाता। अब ये थर्ड स्टेट में कौन कौन से थे तो ये आपको समझने में आ गया। पहले में क्लर्जी वगैरह हो गए, इसमें दूसरे में मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, और थर्ड में कौन थे? आपके आर्टिजन्स थे, मेसन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, आपके प्रॉपर्टाइजर्स थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे। ये सारे जो है आपके थर्ड एस्टेट के अंतर्गत आते थे। तो ये आपका टॉपिक हुआ। अब था नेक्स्ट था आपका ये सोशल काउज, 4 काउज हो गए। अब था आपका अगला टॉपिक में राइज ऑफ द मिडिल क्लास। 4th पॉइंट में था आपका राइज ऑफ द मिडिल क्लास, यानी मध्यम वर्ग का जन्म। राइज ऑफ द मिडिल क्लास, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। मध्यम वर्ग जो था उस समय तक कैसा हो गया? शिक्षित वगैरह हो गया। 18वीं सेंचुरी जो थी वो किसकी विटनेस थी? इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज मिडिल क्लास। इट वाज द क्लास ऑफ बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्कॉलर्स, मर्चेंट, लॉयर्स। ये जो वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे, व्यापारी थे, है ना, मैन्युफैक्चरर थे, ये सारे उसमें आते थे। और ये किसमें बिलीव करते? ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इनका मानना था कि किसी भी समाज में जो है कोई भी अधिकार सबको समान मात्रा में मिलना चाहिए, ना कि जन्म के अधिकार। क्योंकि अभी हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था, इसमें बताया गया था इन 2 वर्ग के लोगों को जो अधिकार थे वो कैसे थे? जन्मजात अधिकार होते थे, यानी जन्म के द्वारा राजा का बेटा राजा हो गया, मंत्री का बेटा मंत्री हो गया, इस तरीके से। तो इसलिए टैक्स नहीं देते थे। तो इनका मिडिल क्लास का मानना था कि समाज में जो भी क्लासिफिकेशन है वो जो है जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक टाइप का होना चाहिए, प्रजातांत्रिक ढंग से होना चाहिए। जो जिस लायक है उससे वो पद मिलना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि आप अयोग्य हैं लेकिन राजा के बेटा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। तो ये फ्यूडल सिस्टम था, यानी जमींदारी प्रथा थी, एक तरीके सामंतवादी जिसे कहा जाता है, सामंतवादी प्रथा था। अब आता है स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष, है ना, अगला टॉपिक था। तो ये एक तो ये हो गया मिडिल क्लास, यानी ये लोग जागरूक वर्ग के लोग थे जो चाहते थे कि हमें जो अधिकार है वो जन्म से न मिलकर के योग्यता के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए भी क्रांति का जन्म हुआ। अब आता है स्ट्रगल टू सर्वाइव,
ये आपका फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसका मतलब क्या, जीने के लिए संघर्ष। तो उस समय हमने आपको बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर इस टॉपिक को बताया था कि वहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर जो फसलें वगैरह सही नहीं हुई थी और बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, जिसके कारण युवा बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगार थे। वो रोजगार चाहते थे, भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वो रोटी चाहते थे, इसलिए भी क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला और बहुत महत्वपूर्ण जो काउजेज है, वेरी इंपॉर्टेंट काउजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आपको समझने में आ जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसोफर एंड राइटर्स। किसी भी देश की क्रांति में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड रहा, हमेशा शिक्षित और जागरूक पर्सन जो फिलोसोफर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक किसी भी क्रांति को जन्म नहीं दिया जा सकता है जबकि आपके अपने निजी व्यूज ना हो, आपको समझाने वाला कोई ना हो, क्या सिद्धांत होने चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है। तो फ्रांस की क्रांति में ये सारा योगदान जो वहाँ के फिलोसोफर्स थे, जो महान विचारक थे, दार्शनिक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको इसमें नाम मिल जाएगा, स्पेशली मॉन्टेस्क्यू। जो मॉन्टेस्क्यू था वो बहुत बड़ा जो है उस समय का जो है दार्शनिक था, और जो है वो लॉयर था और जज था, और उसका मानना था, उसने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसने उसमें जो है इस बुक में क्या किया, ऑटोक्रेसी को जो है क्रिटिसाइज किया, यानी उसने जो राजतंत्र या जो अफसरशाही है उसको क्रिटिसाइज, आलोचना की। उसका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि योग्यता के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए। वो चाहता था कि डेमोक्रेटिक तरीके से अधिकार मिले। तो इस तरीके के विचारों को उसने अपनी द स्पिरिट ऑफ लॉज, क्या नाम था बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम ध्यान रखना, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस किताब को उसने लिखा और इस किताब से माध्यम से उसने अपने विचारों को फ्रांस में फैलाया, जिससे लोग जागरूक हो जाते। दूसरे थे इसमें फ्रांसिस एनर्ड वोल्टेयर। वोल्टेयर ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम इसमें सारे इनके विचारकों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आपको ये सारे विचारकों के बारे में पढ़ना है और बताना कि उन्हें कौन कौन सी क्रांतियों में क्या क्या योगदान दिया। अब इनमें एक इंपॉर्टेंट और हम इसके बारे में बता रहा हूँ, जीन जैकब रूसो। रूसो के बारे में नॉर्मली भी आप पढ़ सकते हैं। द सोशल कॉन्टैक्ट, इसने कौन सी पुस्तक लिखी, द सोशल कॉन्टैक्ट। वो क्या कहा करता था, मैन वाज बोर्न फ्री एट ही इज एनीवेयर इज चेंज। उसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, देखिए उसके बाद भी वह तमाम तरीके की जंजीरों से बंधा हुआ, आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके के विचारकों ने लोगों को जागरूक किया, उत्साह दिया कि मनुष्य का जन्म स्वतंत्र हुआ है, उसे स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ऐसी कोई ताकत नहीं कि मनुष्य को कैद कर सके। इस तरीके से इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से फ्रांस के लोगों में क्रांति का सूत्रपात किया। एक और इम्पोर्टेंट जो दार्शनिक है उनका नाम है जॉन लॉक। इन्होंने आपका 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट को 2 थ्योरीज में अपनी किताब लिखी, द 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने इस किताब में 2 थ्योरी बताई, गवर्नमेंट के लिए 2 थ्योरी बताई, डॉक्ट्रिन डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, कि कुछ अधिकार दूसरों के होने चाहिए और कुछ अधिकार मोनार्ची के होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने आपको इस टॉपिक में समझाया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब घटित हुई, 1789 में। वहाँ का राजा कौन था, लुइस 16 था। वह कब गद्दी पर बैठा, 1774 में। और वार्स एंड इकोनॉमिक्स में आर्थिक कारण क्या था, खजाने का खाली हो जाना, राजा का ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च करना, उसकी रानी का ज़्यादा मात्रा में खर्च करना। फ्रांस की सोसाइटी 3rd एस्टेट में बटी हुई थी, एस्टेट जनरल की मीट 3rd एस्टेट में, 1st एस्टेट 2nd एस्टेट टैक्स नहीं देती थी, 3rd एस्टेट को टैक्स चुकाना पड़ता था। एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी टैक्स को बढ़ाने के लिए, जिससे जनता नाराज थी, टैक्स देना पड़ता धर्म के रूप में। और सोशल काउज ये आपका हो गया, मिडिल क्लास का जन्म हुआ, फिलोसोफर्स ने उनको आगे बढ़ाया। तो ये तमाम कारण थे जिसके द्वारा जो है फ्रांस की क्रांति घटित हुई। अब बात आती है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। एज ऑलरेडी डिस्कस द लॉन्ग इयर्स ऑफ वार ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस सो टू इंक्रीज द टैक्स रेट एंड टू लेवी न्यू टैक्सेस ऑन 5th May 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल और पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि उसने जो है 5 मई 1789 को एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई टैक्स बढ़ाने के लिए। इन फ्रांस ऑफ ओल्ड रेजाम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोर्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज बिल अलोन। प्राचीन जो ओल्ड रेजाम था फ्रांस का, उसके ओल्ड रेजाम मतलब प्राचीन शासन के तहत फ्रांस में
ये था कि कोई भी अपनी निजी इच्छा के कारण जो है टैक्स को नहीं बढ़ा सकता, बल्कि सारे लोगों को मिलजुल कर ही उसे फैसला लेना पड़ता हो। तो उसने जब मीटिंग बुलाई, एस्टेट जनरल क्या थी, पॉलिटिकल बॉडी, पार्लियामेंट था एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है, रादर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल व्हिच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। द एस्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू व्हिच द थ्री एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। इससे पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी, 1614 यानी 1614 में इससे पहले मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसमें उसने क्या किया कि इस मीटिंग में जितने भी डिसीजन थे वो सारे स्वयं ले लिए। अब ये मीटिंग कहाँ पर बुलाई गई थी, वर्साई का महल, आपकी बुक में मिल जाएगा, आपको दिया गया वर्साई के महल में इस मीटिंग को बुलाया गया था, जहां पर लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने अपने बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो दूसरे थे 1600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स वो कितने थे, लगभग 600 मेंबर्स थे। तो अब इसमें आपस में विवाद क्या हुआ, जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो मेंबर्स थे उन्हें तो वहां पर बैठने के लिए जगह मिली, और थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को सिर्फ गलियों में ही खड़े रखने के लिए स्थान दिया गया, और वहां पर कुछ नहीं हुआ। तो ये थी। इसके अलावा फिर क्या होता है, इस घटना घटित हुई, जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के मेंबर्स थे वो चाहते थे कि टोटल अगर कोई बिल पास करने का जो मसौदा है वो एक वोट से होना चाहिए, यानी फर्स्ट एस्टेट का एक वोट और सेकंड एस्टेट का एक वोट और थर्ड एस्टेट का एक वोट। इस तरीके से कोई बिल पास होना, तीन वोट होंगे, तीन में जिसके हिस्से में 2 पड़ जाएंगे तो पास हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के पर्सन थे वो ये चाहते थे कि सारे मेंबर्स को अलग अलग वोट डालने का अधिकार मिले, यानी राइट टू वोट, एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट, और उनकी वोट की वैल्यू 1 हो और मेजॉरिटी के आधार पर डिसीजन लिया जाए। तो एस्टेट जनरल के जो फर्स्ट और सेकंड वाले तो उन्होंने माना नहीं। जब उन्होंने नहीं माना तो जो थर्ड एस्टेट के पर्सन थे उन्होंने अपने आप को वहां पर नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। तो इसके अलावा रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपको बता चुके। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड एस्टेट ड्यू देमसेल्फ एज स्पोकन फॉर द होल फ्रेंच नेशन ऑन 20 जून, द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट under the leadership of Mirwal and Abby Sage assemble in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। वर्साइल के महल में जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली। अभी हमने जो आपको बताया, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया गया। एंड स्वॉर नॉट टू रिस्पायर टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द monarch। और उन्होंने अपने आप को वहाँ पर एक शपथ ली, जैसे टेनिस कोर्ट की ओथ के नाम से जाना जाता है, यानी वर्साइल के महल में उन्होंने शपथ ली कि जब तक फ्रांस के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तब तक वो इस स्थान को छोड़ करके नहीं जाएंगे। मोनार्ची को कंट्रोल करने के कुछ रूल बनने चाहिए। मीरवाई वाज बोर्न इन ए नोबल फैमिली बट वाज अगेंस्ट फ्यूडल सिस्टम। मीरवाई हालांकि एक नोबल फैमिली में जन्मा था, लेकिन वो इस सामंतवादी प्रथा के खिलाफ था। He brought out a general and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles। उसने बहुत पावरफुल एक स्पीच, जिससे जनता जो बहुत ज़्यादा जो प्रभावित होती है। एबी सेज ऑर्डरली प्रीस्ट रॉड एंड इन्फ्लुएंस पम्पलेट कॉल्ड, और जो एबी से था वो कौन था, एक पादरी था चर्च का। उसने जो है किताब लिखी, उसमें व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, उसमें थर्ड एस्टेट के बारे में उसने लिखा है कि थर्ड एस्टेट क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं। तो इस तरीके से इस टॉपिक में हम देखते हैं कि उसका आउटब्रेक क्या हुआ, जो काउजेस थे उसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई, और उन्होंने अपने आप को जो है एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया और सामंतवादी प्रथा को समाप्त किया। और उन्होंने जो ये तमाम जो चीज़ें थी, इसका आउटब्रेक क्या हुआ कि वहाँ पर जो मोनार्ची थी उसका अंत हो गया, एक फ्रांस के लिए नया संविधान लिखा गया, और जो चर्च का शासन था वो समाप्त हो गया, जो जन्म से अधिकार दिए गए थे वो तमाम अधिकार उसके समाप्त हो गए। इस तरीके से इसका जो है इस क्रांति का दूरगामी परिणाम निकला। लेकिन अभी क्रांति यहीं से खत्म नहीं हुई, और ना ही इतना ही चेंज हो गया, इस क्रांति में आगे भी बहुत सारी बातें हुई। 4 अगस्त 1789 में जो आपको पूरा टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ये